वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग के क्लास में। चलिए, क्लास 9 चैप्टर 4 जलवायु है आप लोग का, भूगोल का चैप्टर है यानी ज्योग्राफी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। कहता है एक विस्तृत क्षेत्र में 30 वर्षों से अधिक समय अवधि के मौसमी या वायुमंडलीय विशेषताओं के कुल योग के औसत को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। यहाँ पे समझिएगा, एक कहीं भी कोई क्षेत्र है वहां 30 वर्षों से अधिक, ठीक है, समय अवधि के मौसमी और वायुमंडलीय विशेषताओं, जो मौसम में परिवर्तन हुआ और वायुमंडल में क्या क्या हुआ, उसके कुल योग के औसत को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। और किसी क्षेत्र या स्थान के खास समय में वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं? मौसम कहा जाता है। जैसे मान लीजिए अभी बादल ठीक ठाक एकाएक गरजने लग गए तो भैया क्या वर्षा लगेगा, बारिश हो रहा है ना। तो वही चीज है, किसी क्षेत्र या स्थान के खास समय में वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं? मौसम कहा जाता है। आगे है, हमारे देश की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी जलवायु। हमारे देश की कैसी जलवायु है? तो मानसूनी जलवायु है, ठीक है। यानी हमारे देश में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। और जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द है लैंडफॉर्म्स, इसका प्रयोग किया जाता है। इसके हिसाब से वहां की जलवायु का निर्धारित किया जाता है। आइए, तो लैंडफॉर्म्स का हम लोग फुल फॉर्म देख लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। सबसे पहले देखिए, एल से लैटिट्यूड यानी अक्षांश, ए से एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई, एन से नियरनेस ऑफ सी समुद्र से निकटता यानी समुद्र के कितने करीब है, डी से डायरेक्शन ऑफ वाइंड यानी पवन की दिशा क्या है, एफ से फॉरेस्ट यानी जंगल, ओ से ओशियन करंट यानी सामुद्रिक जलधारा वहां की क्या है, आर से रेनफॉल वर्षा, एम से माउंटेन यानी पर्वत और पहाड़ी का क्षेत्र, एस से सॉइल मिट्टी क्या, ठीक है। तो चलिए जानते हैं भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक को एक एक करके। सबसे पहले अक्षांश, देखिए कर्क रेखा आपको पता 23.5 डिग्री उत्तर भारत के मध्य से गुजरती है, ठीक है। इसके कारण भी वहां का मौसम अदला बदली जो भी हो वो अक्षांश के ऊपर निर्धारित रहता है, ठीक है। दूसरा है ऊंचाई के ऊपर। अब देखिए, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते जाए तापमान घटते चला जाएगा। इसलिए पर्वतीय ठंडा तथा मैदानी या तटीय क्षेत्र अपेक्षाकृत क्या होता है? गर्म होता है। पर्वत पे जब पर्वत क्षेत्र जो होता है वो काफी क्या होता है? ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि तापमान जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा, है ना। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान क्या होगा? घटेगा। यानी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो तापमान क्या होगा? घटेगा। और जैसे जैसे नीचे आएंगे कि तापमान क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। चलिए, तो ये ऊंचाई हो गया। अब आगे देख लेते हैं वायु दाब एवं पवन। तो देखिए, वायु दाब एवं पवनों की दिशा ने भारत की जलवायु को विशिष्ट बना दिया है, ठीक। भारत में कर्क रेखा क्षेत्र से विषुवत रेखा क्षेत्र की ओर उत्तरी पूर्वी मानसून पवनें चलती हैं। यह उपोषण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी से उष्ण कटिबंधीय निम्न दाब अर्थात स्थल से समुद्र की ओर चलती है, ठीक है। जब कर्क रेखा विषुवत रेखा के क्षेत्र में उत्तरी पूर्वी मानसून की जो पवनें हैं वो समुद्र से किस ओर चलती हैं? स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। फलतः इनसे वर्षा नहीं होती। यानी सीधा समझिए, समुद्र स्थल से अगर भैया समुद्र की ओर जा रही है तो मानसून लेके जा रही है ना। और समुद्र से स्थल की ओर आ रही है तो मानसून लेकर आ रही है, तो यानी बारिश होना है। अब देखिए, गर्मी में यह स्थिति उल्टी हो जाती है, क्योंकि सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में निम्न दाब का केंद्र बन जाता है तथा मकर रेखा क्षेत्र में उच्च दाब रहता है, ठीक है। अतः गर्मी में दक्षिणी गोलार्ध के मकर रेखा क्षेत्र की हवाएं तेजी से हिंद महासागर को पार कर भारत में पहुंचने लगती है और विषुवत रेखा को पार करने के बाद फेरल के नियम के अनुसार यह दाहिने और क्या होती है? मुड़ जाती है तथा दक्षिण पश्चिम से चलने लगती है। इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। इस हवा से पूरे भारत में व्यापक वर्षा होती है। यानी सीधा समझिए, जब दक्षिण पश्चिम मानसून आएगा तो पूरे भारत में वर्षा होना शुरू हो जाएगा। अगला है जल एवं स्थल का वितरण। देखिए, भारत की जलवायु को यहाँ के जल तथा स्थल के वितरण ने भी प्रभावित किया है। समुद्र तटीय क्षेत्र में जाड़ा तथा गर्मी के तापमान में ज्यादा अंतर नहीं होता, क्योंकि जल भाग देर से गर्म एवं देर से ठंडा होता है, ठीक है। ये आपको पता ही होगा, जल देर से गर्म भी होता है कि जल देर से ठंडा भी होता है। चलिए आगे देखते हैं भारतीय मानसून। तो देखिए, भारत में बोलचाल की भाषा में मानसून का अर्थ अच्छी वर्षा से है और भारत में इन हवाओं की दशा से 6 माह दक्षिण पश्चिम और 6 माह उत्तर पूर्व रहती है मानसून के हिसाब से। अतः इन्हें क्रमशः दक्षिण पश्चिम मानसून एवं उत्तर पूर्व मानसून कहा जाता है। इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए, मानसून का स्वभाव क्या है इसको देख लेते हैं।
तो देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा मौसमी है जो जून से सितंबर तक होती है। ये जो आपका है दक्षिण पश्चिम मानसून, ये कब से कब तक होती है? जून से सितंबर तक। ये समुद्र से दूरी बढ़ने पर वर्षा की मात्रा क्या होती है? घटती है। जितना दूरी समुद्र, सीधा समझ, समुद्र से दूरी बढ़ने पर वर्षा की मात्रा घटती है। ठीक है, समुद्र से जितना दूरी रहेगा वर्षा वहां पहुंचते पहुंचते उतना क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जिसके नजदीक ज्यादा, जैसे मान लीजिए समुद्र के नजदीक जो गांव होंगे, राज्य होंगे, वहां वर्षा ज्यादा होगी। जितना दूरी चलते चला जाएगा वहां पे वर्षा उतनी कम पहुंचेगी। कोलकाता में 162.5 सेंटीमीटर है ना? ठीक है, वही देखिए आप अगर पटना में तो 165 सेंटीमीटर है, और देखिए इलाहाबाद में फिर 100 सेंटीमीटर हो रहा है, और तथा दिल्ली और केरल में देखिए 67 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो समुद्र से जितना दूरी बढ़ेगा वर्षा वहां पे उतनी कम पहुंचेगी, है ना? प्रूफ के साथ आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में मानसून का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि में मानसून का होना बहुत ही अनिवार्य है। मानसूनी वर्षा को भारत में वितरण भी आसमान है। जैसे औसत में देखिए 12 सेंटीमीटर से 1180 सेंटीमीटर के बीच पाया जाता है औसतन वर्षा। ठीक है, आगे बात करते हैं। मानसून कभी पहले तो कभी देर से आती है। फलता फसलें, इसमें दिक्कत क्या होता है? तो फसल प्रभावित होती है, और तथा बाढ़ एवं सूखा जैसी आपदाएं लाती है ना? ये किसके कारण? मानसून के कारण। आगे है वर्षा एवं उसके प्रकार। भारत में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों वर्षा होती है। गर्मी में भी होती है और ठंडी में भी होती है। चलिए उसके बारे में भी देखते हैं। आगे बात करते हैं ग्रीष्मकालीन वर्षा की। तो देखिए भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून हवा से होती है, और क्योंकि दक्षिण भारत हमारा त्रिभुजाकार होने के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून हवा दो शाखाओं में बंटकर आगे बढ़ती है। एक शाखा अरब सागर की शाखा है, जिससे भारत के पश्चिमी तट भाग तथा पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल पर भारी वर्षा होती है। दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी शाखा है। ठीक है, इस शाखा से अंडमान निकोबार द्वीपों में भारी वर्षा होती है। आगे अगर बात करें, आगे बढ़ने पर मानसून पूर्वांचल एवं मेघालय के बीच पहुंचकर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, तथा पूर्वोत्तर भारत एवं गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में वर्षा करती है। जो जो यह पश्चिम की ओर बढ़ती है, वर्षा होने के कारण नमी की मात्रा घटने लगती है। फलस्वरूप पूर्व से पश्चिम वर्षा की मात्रा कम होना शुरू हो जाती है। आगे है शीतकालीन वर्षा। तो देखिए भारत में शीतकालीन वर्षा के सीमित क्षेत्र हैं। लौटती मानसून तथा उत्तर पूर्वी मानसून से भारत के पूर्वीय तटीय भाग तमिलनाडु तथा केरल में वर्षा होती है। स्थल से चलने वाली यह हवा जब बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरती है तो नमी धारण कर लेती है, जिससे वर्षा होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ग्रीष्मकालीन वर्षा जहां खरीफ फसलों के लिए लाभ पहुंचाती है, वही शीतकालीन वर्षा रबी फसलों के लिए उपयोगी है। तो ये समझ में आ गया भैया, ग्रीष्मकालीन वर्षा से किस फसल को लाभ है? खरीफ को, और शीतकालीन वर्षा से रबी फसल को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं ऋतुएं की। तो देखिए भारत देश में कुल 6 ऋतुएं पाई जाती हैं, जो अन्य किसी देश में दुर्लभ है। ठीक है, ये ऋतुएं आपका वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत एवं शिशिर। किंतु भौगोलिक दृष्टि से मौसम विभाग के अनुसार भारत में मुख्यतः 4 ऋतुएं ही हैं। पहला शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और लौटती मानसूनी ऋतु। अब देखिए ग्रीष्म शीत ऋतु बात करें तो मध्य नवंबर यानी आधे नवंबर से आधे मार्च तक, मध्य मार्च तक आपका शीत ऋतु रहता है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो आधे मार्च से लेकर आधे जून तक, यानी मध्य मार्च से मध्य जून तक आपका ग्रीष्म ऋतु रहता है। वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य सितंबर तक है। ठीक है, और लौटती मानसून ऋतु मध्य सितंबर से मध्य नवंबर तक आपका होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं शीत ऋतु की। तो देखिए शीत ऋतु में सूर्य दक्षिण गोलार्ध में होता है। ठीक है, पॉइंट को हमेशा ध्यान से सुना कीजिए। शीत ऋतु में सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है, क्योंकि यहीं से आप लोग का क्वेश्चन बनता है। अतः उत्तरी गोलार्ध में क्या रहता है? ठंडा होता है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बन जाता है, भैया शीत ऋतु क्यों होता है ना? तो क्यों होता है? तो शीत ऋतु इसलिए होता है क्योंकि सूर्य दक्षिण गोलार्ध में होता है। चलिए ग्रीष्म ऋतु पे आते हैं। जैसे जैसे सूर्य की किरणें उत्तर की ओर लंबवत यानी खड़ी होती है, भारत में गर्मी बढ़ती जाती है। सामने जैसे जैसे आते जाएगी सूर्य की किरणें के सामने पृथ्वी, तो गर्मी बढ़ते जाएगी, और जून तक सूर्य कर्क रेखा के ऊपर लंबवत हो जाती है, जिससे भारत में प्रचंड गर्मी पड़ने लगती है। ठीक है, भारत के दक्षिण पश्चिम तटीय भाग में हवा अरब सागर की ओर से आती है, जिससे वर्षा होती है। किंतु देश के अन्य भागों का मौसम क्या रहता है? शुष्क रहता है। इस समय उत्तर भारत में चलने वाली जो पछुआ हवा है वो अत्यंत गर्म एवं शुष्क होती है।
जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लू कहते हैं ना भाई, लू लग जाएगा, आम का मौसम, ठीक है। इसी समय बिहार तथा पश्चिम बंगाल के आसपास धूल भरी आंधी चलती है और पश्चिम बंगाल में इसे नारवेस्टर या काल वैसाखी कहते हैं, ठीक है। यानी काल वैसाखी आपका किधर हो जाता है, तो बंगाल के आसपास, ठीक है। उधर क्या कहते हैं इसको, जब आंधी चलती है तो काल वैसाखी कहा जाता है। यह प्रायः शाम के 3 बजे के आसपास आती है तथा थोड़ी वर्षा भी करती है और इस वर्षा से असम के चाय की फसल को काफी नुकसान पहुंचता है। अतः इन आंधियों को कर्नाटक में आम की बौछार भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर पश्चिम बंगाल में भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, काल वैसाखी यानी तांडव कर रहा है, और वही देखिए यहाँ पर जहाँ कर्नाटक है वहां पे क्या हो रहा है, आम की बौछार हो रही है। कर्नाटक में क्या हो रही है, आम की बौछार हो रही है। आगे बात करते हैं वर्षा ऋतु की, तो भारत में अधिकतर वर्षा 85% दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ठीक है। और अच्छी वर्षा की प्रत्याशा में यहाँ के किसान खेतों में बीज बो देते हैं, पर मानसून के अनिश्चित होने के कारण काफी फसल मारी जाती है, कभी बहुत अच्छी फसल होती है। अतः कहा जाता है कि भारतीय कृषि मानसून के साथ जुड़ा है, यानी पूरी कृषि ही मानसून के साथ जुड़ी है। अगर अच्छी वर्षा होगी तो मानसून मतलब फसल अच्छी होगी, और वर्षा अगर नहीं हुई तो मानसून क्या हो जाएगी, सूखा पड़ जाएगा। तो मानसून आधारित कृषि है यहाँ पे, ठीक है। आगे बात करते हैं लौटते मानसून का मौसम। तो सितंबर के अंत में सूर्य के दक्षिणायन होने से उत्तरी पश्चिम भाग का निम्न दाब समाप्त कर दक्षिण में खिसक जाता है, फलतः दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ने लगता है। सितंबर में मानसून राजस्थान, गुजरात, पश्चिम गंगा के मैदान तथा मध्य भारत से लौट जाता है। अक्टूबर में यह बंगाल की खाड़ी के उत्तर दिशा में हो जाता है, ठीक है। आगे पॉइंट है, नवंबर में यह कर्नाटक एवं तमिलनाडु तक ही बढ़ पाता है, ठीक है, तथा नवंबर के मध्य तक मानसून पूरे भारत में लौट आता है और इसे ही मानसून का निवर्तन या लौटना कहा जाता है। आगे है मानव जीवन पर इसका क्या प्रभाव है। तो देखिए भारतीय जलवायु का मौसम एक पर्याय बन गया है। उत्तर से दक्षिण तथा पूरब से पश्चिम तक के भारतीय कृषक मानसून का बेसब्री से इंतजार करते हैं। जितने भी कृषि करने वाले, खेती करने वाले, उनको मानसून का एकदम हद से ज्यादा इंतजार रहता है और यह देश की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है। मानसूनी जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नताओं नाना प्रकार की फसलों को उगाने में सहायता करती है। जैसे मान लीजिए असम में ज्यादा वर्षा नहीं होगा तो चावल की खेती में दिक्कत है ना। बिहार में कम सम भी हुआ, मीडियम हुआ तो चावल भी हो रहा है, गेहूं भी हो रहा है। इस तरह से हर जगह विभिन्नताएं हैं इसमें मानसून के साथ। और मानसूनी वर्षा के वितरण ने देश के लोगों के खान पान, वस्त्र एवं आवास आदि को भी प्रभावित किया। ठंडी जगह में ठंडा सा कपड़ा पहना जा रहा है, गर्मी में गर्मी, और कहीं लुंगी पहन के भी काम हो रहा है। जैसे आपके तमिलनाडु में धान रोपा जाता है लुंगी पहन के, है ना। तो इससे आने वाले विनाशकारी बाढ़ एवं सूखा के प्रभाव से प्रतिवर्ष लाखों लोग प्रभावित भी होते हैं। अब देखिए मानसून का कहीं एकाएक ज्यादा बारिश भी हो रहा है जिससे बाढ़ आने की संभावना है, कहीं बारिश ही नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, सूखा होने का भैया सिस्टम हो रहा है। आगे हम मानसून से होने वाली वर्षा की तेज धार ने मृदा अपरदन की समस्या को उत्पन्न किया है। अब सीधा समझिए, मानसून में अगर तेज वर्षा होगी, जो भी मिट्टी जड़ बांधा हुआ है, तो बारिश का बूंद जब जोर से गिरेगा वहां पे क्या होगा, मृदा अपरदन होगा, यानी मिट्टी वहां की कटनी शुरू हो जाएगी, है ना। और पर्वतीय क्षेत्र अधिक वर्षा के भूस्खलन से प्रभावित रहता है। जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां क्या होता है, अत्यधिक वर्षा से भूस्खलन हो जाता है। अतः कह सकते हैं कि भारतीय मानसूनी जलवायु एक और वरदान है तो दूसरी और श्राप भी है, ठीक है। तो चलिए ये था आप लोग का चैप्टर 4 जलवायु, तो पूरा खत्म हो गया। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।